चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार अपनों के ही सवालों में है और सत्र की अवधि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धामी सरकार पर सवाल उठा दिया है। दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है। जब मेरे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगा। राजनीतिक एजेंडा के लिए सत्र नहीं चलाया जा सकता। तो सदन की अवधि को लेकर कटघरे में धामी सरकार। और ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर कटघरे में धामी सरकार को रितु खंडूरी ने खड़ा कर दिया है। सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है, और चलिए क्या कुछ कहा है इस बीच रितु खंडूरी ने विधानसभा सत्र को लेकर, वो भी आपको सुना देते हैं। चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सेटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त पंकज राणा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पंकज, देखिए 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था सत्र, लेकिन 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और अब रितु खंडूरी ने सवाल उठा दिए हैं अपनी सरकार पर। क्या मायने निकाले जाएं जो सवाल यहाँ पर रितु खंडूरी ने उठाए हैं उसके? आइए देखिए, बहुत गंभीर बात है क्योंकि सत्र की जो अवधि थी वो 5 दिसंबर तक के लिए तय की गई थी, यानी कि 7 दिन का ये सत्र आहूत किया गया था कि 7 दिन सत्र चलेगा और उनमें तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए या सरकार के लिए या फिर विधायकों के लिए, क्योंकि दूर दूर से जब विधायक आते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा पहुँचते हैं और तमाम ज्वलनशील मुद्दों को उठाकर वो विधानसभा स्तर पर रखते हैं और फिर सरकार को पीठ से भी निर्देश दिए जाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसीलिए सत्र आहूत किए जाते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। इसके साथ साथ सरकार का एजेंडा होता है जो बिजनेस होता है, चाहे विधेयक हो या फिर जिस तरह से सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो सरकार कानून बनाना चाहती है वो विधानसभा पटल पर ही की जाती है। लेकिन बिजनेस के आधार पर ही सत्र चलता है, ये बात सही है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि किसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर वो सत्र नहीं चलाना चाहती, क्योंकि बड़े मेहनत से पैसा कमाया जाता है और पैसे से ही सत्र चलता है। क्योंकि देखिए विधायक दूर दूर से आते हैं, उन्हें तमाम जो खर्चे होते हैं विधानसभा सत्र में आने के लिए वो सब पे किए जाते हैं, फिर खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों का खर्चा सत्र में होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात विधानसभा अध्यक्ष ने कही है कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था, यानी कि देखिए साफ तौर पर कहा सकता है कि जो बिजनेस सरकार को 7 दिन के अंदर करना था वो 2 दिन में ही समेट लिया गया। जो 14 विधेयक थे उनको सदन पटल पर रखा गया पहले दिन और उसके बाद सदन की कार्रवाई के अगले दिन उनको पास करा लिया गया ध्वनि मत से, उन पर चर्चा नहीं की गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि अगर आप जैसे देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर धर्मांतरण कानून को लेकर एक बड़ा चर्चाएं चली थी और उस पर एक बड़ा एक्ट सरकार ने बनाया है और उसको लेकर चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष में की जानी चाहिए थी। उसके साथ साथ ही जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर तमाम खबरें चली और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए और फिर सरकार एक महिला आरक्षण को लेकर बड़ा कानून लेकर आई है जिसके लिए सरकार की वाहवाही हो रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं कि सरकार अगर अपना बिजनेस करना चाहती है तो बिजनेस के साथ साथ सरकार की तमाम चीज़ों को विपक्ष उठा सके और उनका समाधान हो सके, विधानसभा पीठ के माध्यम से ही उनको निर्देशित किया जाता है। और ये गंभीर बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात कही है कि जितना बिजनेस होगा उतना सत्र चलेगा, यानी कि 2 दिन का ही सरकार का बिजनेस था और 2 दिन ही सत्र चला। उनका साफ कहना है कि अगर सत्र में बिजनेस होता, सरकार के पास बिजनेस होता तो सत्र की कार्रवाई को आगे भी चलाया जा सकता है, यानी कि 7 दिन के बाद भी सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन बिजनेस सरकार के पास नहीं था। जो विधेयक सरकार को लाने थे वो पहले दिन ही सदन पटल पर रख दिए गए, उसके बाद अगले दिन उनको पास कर लिया गया। सप्लीमेंट्री बजट पर विभागवार चर्चा होनी थी, लेकिन ध्वनि मत से पूरी तरह से जो सप्लीमेंट्री बजट था उसको विभागवार पास कर लिया गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात
बात है कि विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि पूरी जो पीठ होती है विधानसभा अध्यक्ष उसकी सबसे सर्वोपरि होती हैं और उसके आधार पर ही विधानसभा सत्र चलता है। लेकिन बिजनेस और काम काज जो होता है वो सरकार का होता है। सरकार को विधानसभा को देना होता है कि सरकार इन तमाम चीज़ों को आगे ला रही है, इनको एक्ट के रूप में लेके जा रही है, विधेयक ये पास करने हैं और सरकार के पास बिजनेस होता है तो निश्चित तौर पर सदन की कार्रवाई आगे चल सकती है। लेकिन विपक्ष ने भी देखिए ऐसी आरोप लगा दिए। विपक्ष का भी साफ कहना है कि जो सत्र 7 दिन चलना था उसको 2 दिन में ही सपेट दिया। तमाम जो मुद्दे अहम ज्वलनशील मुद्दे थे उनको उठाया नहीं गया विधानसभा सदन के भीतर। तमाम चीज़ों को उठाया जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं उठ पाए। अब देखना होगा कि क्योंकि ये तो सत्र सिमट गया है, निपट गया है, लेकिन आगामी जो बजट होने वाला है उसे किस तरह चलाया जाता है, फिर क्या कितने दिन का होता है और कितनी तमाम चीज़ों को लेकर उनमें किस तरह से सरकार आगे बिजनेस लाती है और विपक्ष कैसे उन मुद्दों को उठा पाता है। जी पंकज, क्योंकि देखिए बिजनेस लाने का काम किसका है, ये कहां पर कमी रह गई है, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ विधेयक लाना, विधेयक पास करना यही शीतकालीन सत्र का काम था? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं अभी भी प्रदेश के, चाहे UKSSC का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना कहीं ना कहीं जायज था। लेकिन 2 दिन के अंदर सदन समट गया और अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया गया है वो जायज है, क्योंकि अब जब ये मामला है ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। एक मुद्दा भी यहाँ पर विपक्ष को मिल गया है और इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि आगे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर ऐसी, क्योंकि देखिए विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है। कल ही विपक्ष ने ये कह दिया था जब सत्र की कार्रवाई चल रही है, तभी ये शुरू वाले दिन ही ये बात कह दी थी। आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ सूर्यकांत दसमाना जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पहले तो बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका ABP गंगा पर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये आवाज साफ नहीं आ रही है जी सर, क्या अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सूर्यकांत जी, जैसे कि सत्र बुलाया गया था सरकार की तरफ से और 5 दिन का यह सत्र था जिसमें विशेष तमाम जो मुद्दे थे उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन 2 दिन में ही सत्र सिमट गया है और अनिश्चित काल के लिए अब इसे बंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? चलिए वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत दसमाना को आप सुन रहे थे, हालांकि तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। पंकज, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल ऐसी, देखिए विपक्ष शुरू वाले दिन ही विपक्ष ने कह दिया था कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सदन की जो कार्रवाई है वो 2 दिन ही रहेगी, यानी कि पहले ही। चलिए पंकज, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पर करण महाराव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा में। जी नमस्कार मैम। जी सर, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र को समाप्त कर दिया गया है और अब ऋतु खंडूरी ने ही इस पर सवाल उठाए हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पर पूरे मामले पर? मैम पहले ही कह दिया था सत्र शुरू होने से पहले कि रणछोड़ पार्टी है और ये सत्र कतई नहीं चलाएगी। 2 चीजें इसमें ध्यान देने योग्य है। पिछले 6 साल से जब कंडोलेंस होती केवल उस दिन मंडे को ये हाउस चलाता है, सोमवार के दिन हाउस नहीं चलाते क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री का दिन होता है और मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट छूटे रह जाते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा, अंकिता मर्डर केस, केदार भंडारी केस, पिंकी केस, बैकडोर भर्ती, विधानसभा भर्ती घोटाले तमाम जो हुए हैं, आतंकवादी हरिद्वार में पकड़े गए यूपी की पुलिस को द्वारा, इनको पता भी नहीं चला, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीजों को लेकर सरकार बैकफुट में थी। किसानों के गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर वो थी, बैकफुट में थी। और मैंने पहले ही कह दिया था सत्र शुरू होने से पहले कि 4-5 दिन का सत्र दिखा रहे हैं, लेकिन ये 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार प्रश्नों से बचना चाहती है। लोगों तक जनता के जो मूलभूत प्रश्न हैं, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन में ना उठ पाई, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है। और फिर से भी ये रण छोड़ के भागने वाले लोग हैं और इसीलिए ये। करण जी, इस बार विपक्ष भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर अपनी बात रखना चाहता था सदन में। अब जब शीतकालीन सत्र का जो इसे स्थगित कर दिया गया है, अब आगे कैसे अपनी बात रखेंगे? क्या आगे की रणनीति अब यूँ है कि हम सड़कों में, जिस तरीके से अभी तक ये चल रहा था कि विधायक सदन में उठाते थे, मैं सड़कों में घूम के जगह जगह जाके कर रहा था और हम अवेयरनेस के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और हमारे संगठन के सभी लोग और विधायक जन भी, अब हम सड़कों पे अपने अपने इलाकों में इन सभी विषयों को जनता के बीच में लेके जाएंगे और ये सबसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदन में जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम 60 दिन चलना चाहिए सदन साल में।
365 दिनों में केवल 15 से 18 दिन सदन चला के तीसरी कर ले रहे हैं। और जनता को ये बताना जरूरी है, और मैं यही चाहता हूँ कि जनता अवेयर हो अपने अधिकारों के प्रति और उनके क्वेश्चंस सदन में लगे। इसके लिए जनता को भी थोड़ा मुखर होना चाहिए। राजनीतिक एजेंडे के लिए सत्र नहीं चलाया जा सकता है, ये साफ तौर पर कहना है रितु खंडूरी का, और उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो ये कहां पर कमी रह गई है इन सब चीजों में, क्या लगता है आपको? सरकार बहाना करती है कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो बनाया जाता है, ढूंढा जाता है। और रितु खंडूरी जी को जितना मैं जानता हूँ, वो जरूर चाहती होंगी कि सदन चले, लेकिन जो सरकार है उसका रवैया ऐसा नहीं है। और क्योंकि इससे पक्ष और विपक्ष को भी अगर छोड़ दें तो जनता से जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे हैं वो सदन में उठें, तो उसका निश्चित ही लाभ आवाम को होता है, जनता को होता है। और इसके लिए जरूरी है, इसीलिए ये नियम भी बनाएगी कि कम से कम इतने दिन चले। लेकिन दुर्भाग्य से राज करने के बाद ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आगे उम्मीद करते हैं कि ये चीजें ठीक हो। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद करण महारा जी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा। उनका कहना है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। आगे आने वाले समय में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, और जो मुद्दे सदन में नहीं रख पाई, जिन बातों को सदन में नहीं रख पाई, जिस चर्चा को करना चाहते थे उस चर्चा को नहीं कर पाए, अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार सदन की अवधि बढ़ा सकती थी, सरकार का रवैया ठीक नहीं है, ये निशाना साधा है करण महारा ने। तो सदन की अवधि को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, और एबीपी गंगा पर सुना आपने करण महारा को, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा। और चलिए एक बार आपको फिर से सुना देते हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सदन की अवधि को लेकर क्या कुछ कहा। चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ। तो विधानसभा अध्यक्ष की जो प्रतिक्रिया थी वो भी आपने सुनी, और तमाम जानकारी भी पंकज ने हमें यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल से करोड़ों की चीनी गायब हो गई है, ये बड़ा मामला सामने आया है, और चीनी मिल से 9 करोड़ की चीनी चोरी होने की आशंका है। सील्ड गोदाम से करीब 9 करोड़ की चीनी गायब हो गई है। और इधर गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। और डीएम विनय शंकर पांडे ने चीनी मिल में छापेमारी की। गन्ना विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में यह छापेमारी हुई, और 2-3 दिनों में चीनी चोरी की रिपोर्ट भी आ सकती है। दोषियों पर केस दर्ज कराने की तैयारी में अब प्रशासन है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, और ये बड़ा मामला, हैरान करने वाला मामला। इकबालपुर चीनी मिल से करोड़ों की चीनी गायब हो जाती है। और विनोद कुमार फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए चौंकाने वाला मामला है, बड़ी मात्रा में जो चीनी है वो गायब हो जाती है, लेकिन विभाग को इसकी कोई भनक तक नहीं लगती है, और अब जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए किसानों की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना विकास मंत्री है सौरभ बहुगुणा, उनको अवगत कराया गया था कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो सील्ड गोदाम है वहां से चीनी चोरी हुई है। लेकिन पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे की निगरानी में जितने भी गोदाम हैं इकबालपुर चीनी मिल के, उनमें छापेमारी की जा रही है। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ही काउंटिंग चल रही है तमाम गोदामों की। लेकिन यह गंभीर मसला है, और जानकारी जो मिल रही है कि करीब 9 करोड़ की जो चीनी है वो सील्ड गोदाम से चोरी हुई है, और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आपको ये भी बता दें आयुषी कि इस पूरे मामले में चाहे शुगर मिल प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता हो या फिर सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता हो, दोनों ही अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसमें एफआईआर कराने की भी संस्तुति कैबिनेट मंत्री की तरफ से कर दी गई है। और इस पूरे मामले में अब तक करीब 3 दिन लगेंगे
कि जितने भी शुगर मिल के बड़े गोदाम हैं उनमें काउंटिंग की जा रही है। एसडीएम हो, तहसीलदार हो और तमाम जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो काउंटिंग में लगे हुए हैं और विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। लिहाजा ये गंभीर मसला है कि एक तरफ जहां किसानों को उनका मुआवजा या फिर उनकी जो फसल का जो पैसा होता है वो देने के लिए सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार के ही इस तरीके से एक विभाग पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहा है और करोड़ों की चीनी शुगर मिल के गोदामों से गायब हो गई है। और कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला भी है क्योंकि कम चीनी नहीं है। 9 करोड़ की अभी तक जानकारी मिल रही है कि 9 करोड़ की अनुमानित ऐसी जो कीमत की चीनी है वो गायब हुई है। फिलहाल शुगर मिल प्रबंधन हो या फिर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो सभी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की भी संस्तुति कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की ओर से कर दी गई है। लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह से अभी अगर बात करें तो विनय शंकर पांडे की निगरानी में ये चल रहा है क्योंकि एक कमेटी का गठन जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की ओर से कमेटी बनाई गई है उसमें विनय शंकर पांडे की निगरानी में ये अभी जांच की जा रही है। और लेकिन अभी बड़े गोदाम है उसमें काउंटिंग का दौर है, यानी 2 से 3 दिन और लगेंगे और उसके बाद ही रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को प्रेषित की जाएगी क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि करोड़ों की चीनी बिल्कुल गायब हुई है। आखिरकार कौन दोषी होगा, कौन अधिकारी इसमें उसकी संलिप्तता होगी, कौन कर्मचारी होंगे, तो तमाम अभी ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही आखिरकार किस तरीके से ये सरकार का रुख रहता है। लेकिन साफ तौर पर ये जरूर मानिए कि बड़ी मात्रा में चीनी चोरी हो जाती है अधिकारियों के नाक के नीचे से। 3 दिन का इंतजार रहेगा, उसके बाद देखने वाली बात है कि रिपोर्ट में क्या कुछ और आता है। बहुत धन्यवाद आपका। अब बात ऑपरेशन क्लीन स्वीप की। औली में भारत और अमेरिका की सेना के बीच साझा सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रही है। ये तस्वीरें उसी सैन्य अभ्यास की है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने के गुर सीख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं को साझा किया जा रहा है। 9, 10, 11 तो औली की तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। अमेरिका और भारत दोनों का सैन्य युद्ध अभ्यास आप देख रहे हैं। युद्ध की रणनीति के गौर सीख रहे हैं दोनों देशों के जवान एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हल्द्वानी में हाथियों का आतंक जारी है। हाथी अक्सर जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं और तांडव मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि रिहैब कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ पर हाथियों की आबादी से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों के बॉक्स को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां हाथियों की आबादी वाले क्षेत्र में एंट्री करते हैं। जब भी कोई हाथी यहाँ से गुजरेगा तो मधुमक्खियों के उड़ जाएंगी जिससे वो हाथियों को डंक मारेंगे और हाथी डरकर वापस जंगल की तरफ भाग जाएंगे। और इधर श्रीनगर में हेमवती नंदन विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में बस संचालन की मांग उठ रही है। इसी को लेकर अब अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने चौरास पुल के पास काफी देर तक वाहनों को भी रोका रखा। छात्रों की मांग है कि बसों का संचालन चौरास परिसर तक होना चाहिए। तो प्रदर्शन करके नाराजगी छात्रों ने जताई है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में वार्ता कर रहा है कि वहाँ पे जो है फिजिबिलिटी रोड की क्या है। वहाँ पे 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो वहाँ पे स्टीप स्लोप है, दूसरा जो है वहाँ पे जो है नेहरू है, रोड जो है बिल्कुल संकरी है, तीसरा जो है वहाँ पे जो है एक कर्व है। 3 चीज़ें बहुत डेंजरस हैं वहाँ पर। तो इनका जब निराकरण हो जाएगा, इसको जो है जो विभाग जो है जैसे रेलवे जो है काम कर रहा है तो उसको जो है लिंक करने के बाद जो है वहाँ पे ये सुविधाएँ हो सकती है कि रोड को खोल दिया जाए। और चलिए इसी खबर के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।